Hello everyone, welcome to Bhim Pathshala. My name is Amit Kumar and today we'll discuss about very important chapter, that is chapter 1, chemical reaction and chemical equations. So students, what is the meaning of chemical reaction and chemical equation? So before start the chapter, we'll discuss about your basic concept. क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है चैप्टर 1 से रिलेटेड, जो क्लास 10th के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है, जो 9th में आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं वो चीज़ें, या फिर आप किसी कारण अभी फ़िलहाल भूल गए हैं, तो वो चीज़ें एक बार आपको मैं रिवाइज कराऊंगा, देन गो फॉर दी चैप्टर फर्स्ट. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो मेरा आपके यहाँ पर टॉपिक रहेगा दैट इज़ वैलेंसी. तो वैलेंसी आपके पास सिंपल सा टर्म होता है बच्चों, the combining capacity of an element, यानी किसी भी एलिमेंट की किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है उसको आप बोलते हैं वैलेंसी. इसके लिए मैं सिंपल सी आपको ट्रिक बता देता हूँ, तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा. आपको इसके अंदर ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है, पहले अपने बेसिक को आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है. जैसे यहाँ पर मेरा जो तरीका है, जो पर्सनल तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ. मैंने एक इस तरीके की लाइन बनाई जिसका स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास क्या होगा, उसके लिए मैंने वैल्यू डिसाइड की x = 1, और ये सपोज दैट इसका मिड पॉइंट है x = 4, और बाकी ये ऐसे कंटिन्यू जा रही. क्लियर है? यानी अगर आपके पास आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन, उनकी रेंज अगर आपके पास 1 to 4 होगी, तो 1 to 4 आपके पास अगर रेंज होगी, तो जो वैलेंसी की वैल्यू होगी वो इक्वल टू होगी किसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो सेकंड नेम होता है उसको बोलते हैं आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब सिंपल सी आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना वाला जो पॉइंट है कि जो आपके पास वैलेंसी है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपके सेम होंगे जब आपके पास आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन 1 to 4 की रेंज के अंदर होगा. जैसे 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 या 4 हो जाए. ठीक है बच्चों? अभी एग्जाम्पल से भी समझोगे. लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 4 से ज़्यादा नंबर है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यानी कुल मिला के मोर देन 4 है, तो आपको अप्लाई कर देना है जो गिवन एनसीईआरटी के अंदर है, वो 8 - n = x. ठीक है बच्चों? तो ये अप्लाई तब करना है जब मोर देन 4 होगा, और ये अप्लाई जब करना है जब आपका इन बिटवीन 1 to 4 होगा. ठीक है? तो जहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो n का मतलब आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यही होगा इसके अंदर. और x आपके पास सिंपल सा क्या रहेगा जी? वैलेंसी. ठीक है बच्चों? चलो अब एग्जाम्पल को यहां पर समझते हैं, फिर आप इसको डिसाइड खुद से कर लेंगे कि जो आपको यहाँ पर कंसेप्ट या ट्रिक आपको बताई गई है वो आपके लिए बेनिफिट है या नहीं. जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो सिंपल एग्जाम्पल लिया मैंने सोडियम, और नंबर कितना है बच्चों? 11. जब इसको K, L, M और N के अंदर आप लिखते हैं, जिन बच्चों को ये भी नहीं पता कि K, L, M, N क्या है, तो ध्यान रखना बच्चों कि ये सभी आपके पास क्या होते हैं? एटॉमिक सेल, यानी इनको आप सेल बोलते हैं. एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेल और सब सेल के अंदर स्प्लिट रहता है, तो ये आपके सेल होते हैं. जिसके अंदर अगर मैं आपको यहाँ साइड में बताऊं तो K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, L के अंदर 8, और M के अंदर मैक्सिमम 18, और N के अंदर कितना होगा? 32. क्लियर है? जिनके नीचे मैं इस तरीके से डबल पॉइंट बना रहा हूँ, इसका मतलब वो रिपीट हो जाते हैं. क्लियर है? तो इसके अंदर केवल रिपीट आपके पास लास्ट के 3 नंबर होंगे, और स्टार्टिंग का नंबर 2 रिपीट नहीं होता है. ये चीज़ें ध्यान रखना. क्लियर है? तो जैसे यहाँ पर आपके पास
के की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर रखना है आपको 2, एल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको रखना है कितना 8, और देखो हमारे पास स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जब आपके पास 11 है तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो 2, 8 और आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर बच्चों एक बार ध्यान से समझेंगे, ये आपका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है 1। क्या ये आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन 1 to 4 है? तो आपका आंसर आएगा सर बिल्कुल ये 1 to 4 के बीच में है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये नंबर आपका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ये तो। और इसी से हमें डिसाइड करना है वैलेंसी, तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये नंबर 1 to 4 के बीच में है, तो आपकी वैलेंसी फाइनली कितना जाएगा 1 आ जाएगी। ठीक है, यानी वैलेंसी को अगर V से रिप्रेजेंट करूं तो ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पर अदर एलिमेंट की बात करें जैसे मैग्नीशियम नंबर 12 है तो ये बन जाएगा 2, 8, 2, तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो वैलेंसी होगी यानी आपके पास इसके अकॉर्डिंग जो वैलेंसी है वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट अगर कंपाउंड या फिर एक तरीके से एलिमेंट की बात करें तो इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं पोटेशियम 19 होता है तो 2, 8, 8, 1, यानी K, L, M और N के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि ये नंबर रिपीट हो जाता है तो इसलिए आप इसको रिपीट करोगे। क्लियर है? और लास्ट का जो आपके पास ये n ऑर्बिटल है, आपके पास n सब सेल है, तो n सेल के अंदर आपके पास कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इन बिटवीन 1 to 4, तो इसके लिए भी बच्चों वैलेंसी आपके पास कितना आ जाएगा, तो वैलेंसी आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसी से रिलेटेड अगर एक दो एग्जांपल और देख लोगे तो पूरा आपको वैलेंसी का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके अंदर। यहां पर आपके पास जैसे आर्गन एक फेमस एलिमेंट है, नंबर होता है 18, K, L, M और N के अंदर जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करोगे आप तो यहाँ पर 2, 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 8, तो यहाँ पर आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर कितना है 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स के वजह से इसके अंदर आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो वैलेंसी है वो आप कैसे डिसाइड करोगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना है 8, और वैलेंसी इसके लिए आपको रूल फॉलो करना है 8 - n = x, क्योंकि ये नंबर आउटर मोस्ट का मोर देन 4 है, इसलिए आप इसके अंदर ये रूल को अप्लाई करोगे। n आपके पास क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका मीनिंग आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 8 है, तो 8 - 8 = करोगे तो x आ जाएगा, और x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आपके पास कितना हो जाएगा 0, और x ही आपके पास क्या होती है वैलेंसी, तो इसका मतलब आपकी जो वैलेंसी है आर्गन के लिए कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप नॉर्मली इस तरीके से अपनी वैलेंसी को फाइंड आउट कर लोगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा थोड़ा सा केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड, यानी केमिकल फॉर्मूला आप कैसे इसके अंदर प्रिपेयर करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्लास 9th NCERT की जो क्लास 9th की बुक है साइंस की, उसके अंदर पेज नंबर 37 उस पर आपको जितने भी ग्रुप आपको प्रोवाइड हैं उनको आप अच्छे से देख लोगे तो वहीं से आपके सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। यहाँ पर मैं केवल कुछ फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो Mg का चार्ज कितना होता है बेटे +2, और OH का चार्ज कितना होता है -1। तो जब Mg और OH के बीच में आप फॉर्मूले को बनाओगे तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। बनाने का सिंपल सा तरीका है कि जो भी स्पीसीज आपके पास अवेलेबल हैं उसके चार्ज को आप लिख दोगे नीचे की साइड में, और इनका सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप। जब आपके पास दोनों चार्ज अलग अलग नंबर्स के बेस पर होंगे, ठीक है,
तो जैसे अगर यहाँ प्लस माइनस को छोड़ दो तो Mg के पास 1 और OH के पास कितना चला जाएगा बच्चों 2। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा MgOH होल ट्वाइज, जिसका सिंपल सा नेम बनेगा आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है तो ध्यान रखना ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, ये आपके पास हाइड्रोक्साइड होगा, क्योंकि OH के लिए आप यूज करते हैं ओ हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके पास बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो आपके पास ऐसे बनता है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल वैलेंसी को निकाल लो, चार्ज निकाल लो स्पीसीज का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, किसी का भी फॉर्मूला आपका बन जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर Mg का चार्ज कितना है +2 और SO4 जब आप इस पेज नंबर पर जाओगे क्लास 9th के अंदर तो SO4 का चार्ज वहाँ पर मिलेगा -2। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों का चार्ज +2 और -2 है, जो अगर आपस में जुड़ेंगे तो आपका टोटल चार्ज कितना आ जाएगा 0। इसलिए ऐसे केस में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको सिंपल सा जोड़ देना है। तो जब इनको जोड़ोगे +2 -2 इनको आप जोड़ रहे हैं जी, जोड़ दिया आपने, इक्वल टू चार्ज कितना है 0। ठीक है, इक्वल टू चार्ज कितना है 0। और जब ये चार्ज आपका 0 आ जाएगा इसका मीनिंग आपके पास जो कंपाउंड है आप उसको सिंपल सा ऐड कर दोगे। जैसे कैसे लिखेंगे आप MgSO4, क्योंकि पूरे कंपाउंड का जो नेट चार्ज है बच्चों वो कितना हो जाएगा 0। और Mg का मतलब आपके पास होता है मैग्नीशियम और SO4 आपके पास कितना है सल्फेट, इसलिए ये बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला आपके पास तैयार हो जाएगा। अगर इसी के अंदर में Al चार्ज कितना है, चार्ज के लिए भी आप सिंपल सा वैलेंसी निकालो 13 2 8 3, इसका मतलब Al का चार्ज यहाँ पर कितना है, वैलेंसी कितना है 3, आपने 3 लिख दिया। और सपोज दैट आपको SO4 का फॉर्मूला बनाना है, SO4 के साथ फॉर्मूला बनाना है, तो आप यहाँ पर देखो दोनों की जो वैल्यूज है वो दोनों अलग अलग है। अगर आप इन दोनों को आप ऐड करोगे तो फिर भी आपके पास चार्ज कुछ ना कुछ बचेगा। ऐसे केस में आपको करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Al के पास आपके पास कितना चला जाएगा जी 2, और SO4 पूरा ग्रुप है और पूरे ग्रुप पर ही आपको ये लिखना भी होता है, तो यहाँ पर बन जाएगा Al2SO4 होल थ्राइज। इसका मतलब इसको आप बोलते हैं Al का मतलब हो जाएगा एल्यूमिनियम और SO4 का मतलब हो जाएगा बच्चों सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट आपके पास बनेगा, ना ही कोई ट्राई ना ही कोई आपको डाई ऑक्साइड वगैरह इसके अंदर लगाना है। सिंपल सा आपको ऐसे अपने आंसर को निकाल लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये था जी हमारा बेसिक, जिसके अंदर आपने ये देखा कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हम रिएक्शन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब अपने वही चैप्टर फर्स्ट पर चलते हैं। चैप्टर फर्स्ट का जो आपके पास टाइटल है वो है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों अब इसको समझते हैं कि पर्टिकुलर जो आपके पास वर्ड यहाँ पर बना हुआ है उसका सेंस क्या है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सेंस की बात बताऊँ तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन ये दो अलग अलग आपको वर्ड यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, और इन्हीं को पहले आपको समझना है, क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बोर्ड की छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी है जो आपको 100% मार्क्स दिलाने के अंदर पूरी हेल्प करेगी। तो केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर, फिजिक्स के अंदर सारी बारीक चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 1 बाय 1। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब आपके पास 1 और मोर देन 1 रिएक्टेंट जब कभी भी रिएक्शन करेंगे तो वो न्यू टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं या न्यू टाइप के सब्सटेंस का फॉर्म करते हैं, तो उसको आप बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका आपके पास होता है तो उसको आप बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना केमिकल रिएक्शन एक तरीके से आपके पास क्या होती है, एक तरीके की कंडीशन है, हीटिंग कंडीशन या इस तरीके की कंडीशन, ये हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक तरीके का
केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों अभी आपको ये समझना है कि जब कभी भी आपके पास एक या एक से अधिक आपके पास रिएक्टेंट होंगे और उनसे कोई नए टाइप का सब्सटेंस फॉर्म होगा तो वहाँ पर आपके पास बनता है केमिकल रिएक्शन। उसको आप रिप्रेजेंट जिस मेथड से करते हैं ये आपके पास हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे इसके अंदर अगर आप यहाँ पर समझोगे तो बच्चों आपके पास केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सबसे फर्स्ट वन रिएक्शन आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है, जिसका क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोर्ड के अंदर 100% देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मेरे साथ नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे आप, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि हैंडमेड जो नोट्स होते हैं बच्चों वो हमेशा आपको याद रहते हैं, अपना लिखा हुआ कोई भी बच्चा नहीं भूल सकता। तो ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर आपको बेसिकली 4 रिएक्शन की स्टडी मेनली करनी है। वन है आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और सेकंड वन है बच्चों आपके पास डीकंपोजिशन रिएक्शन, और थर्ड वन है आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ वन है बच्चों आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए बच्चों ये 4 रिएक्शन सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद स्पेशल टाइप की भी रिएक्शन आपको कराएंगे जिसका बोर्ड के अंदर 100% क्वेश्चन आना तय है। तो चलो यहाँ पर वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन आपको डिस्कस करना है। सबसे पहली जो रिएक्शन हमने यहाँ पर जो हेडिंग में बनाई वो है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर आपको की नोट्स बना के दे रहा हूँ और आपको भी बोर्ड के अंदर जब आप रिवीजन करेंगे तो की नोट्स का ही यूज करना है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास 2 और मोर देन 2, यानी जब आपके पास 2 रिएक्टेंट हो या उससे अधिक रिएक्टेंट होंगे और वो आपका किसी भी कंडीशन के बेस पर केवल सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जब कभी भी आपके पास होगा तो वो कंसेप्ट आपके पास होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, जैसे इसके अंदर अगर मैं वन बाय वन यहां पर डिस्कस करूं तो आपके पास सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो आप डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। बताओ डेली लाइफ के अंदर आप वाटर यूज करते हैं? नहीं, तो आपका आंसर आएगा यस, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ के अंदर वाटर का यूज नहीं। तो बच्चों सबसे पहले यही समझते हैं कि जो चीज़ें हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो यहाँ पर आपको सिंपल से लिख करके दे देता है H2 + O2, लेकिन हमारा आंसर ये है कि ये वाला आंसर सर कैसे निकालेंगे। तो बच्चों इसके अंदर 2 ही डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हैं। कौन कौन से हैं जी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का नंबर कितना है 8। जब इसको आप KLMN के अंदर स्प्लिट करोगे तो K के अंदर तो 1 ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसके अंदर जब आप KLMN के अंदर फिट करोगे इनको तो ये 2 और 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है बच्चों वो कितना है? 1 है, क्योंकि ये नंबर तो 1 to 4 है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया इसके बारे में, लेकिन ये 6 आ गया जी। तो आपको क्या करना है? 8 - n = x। तो 8 - n की वैल्यू 6 है = x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। क्लियर है? इसका मतलब जो ऑक्सीजन है जब अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वो रिसीव करेगा।
ठीक है बच्चों। तो मैं बेसिकली आपको बताता हूँ कि ऐसे स्पीशीज जिन पर चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, वो नॉर्मली आपके पास मेटल होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, और जिन पर आपके पास नेगेटिव चार्ज है वो नॉर्मली क्या होते हैं नॉन मेटल। तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपको कंबाइंड करना है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना है 1 लिख दो, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना है 2 इसको भी लिख दो, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पर दोनों नंबर डिफरेंट है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये बन गया H2O1। जब H2O1 आ जाएगा तो यही नंबर आप क्या करेंगे बच्चे, इसके अंदर लिख देंगे H2O1। अब यहाँ पर सिंपल सा 1 के लिए ऑप्शन होता है, अगर आप 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला मेथड या सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की है कि सर रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता दूं। लास्ट का नंबर आप देख लो बच्चों, लास्ट का नंबर आपके पास यहाँ पर कितना है, ये सर 1 है। तो 1 है तो यहाँ पर देखो 1 आपके पास ओड नंबर है या इवन, तो आपका आंसर आएगा कि ये सर ओड नंबर है। जब ओड नंबर होगा तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इवन से, और जब इवन नंबर होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे ओड से। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देख लो, यहाँ पर ये आपका ओड नंबर है और मल्टीप्लाई करना है इवन। इवन नंबर आपका 2 4 ऐसे नंबर होते हैं नहीं, तो लोवेस्ट नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही लोवेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो जरा, 2 इंटू 2, देखो ऐसे निकालना है 2 इंटू 2 यानी कितना हाइड्रोजन टोटल कितना है इस साइड में 4, और मुझे यहाँ पर भी 4 करना है, तो मैथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपल 2 से, तो देखो 2 इंटू 2 अब 4 आ जाएगा या नहीं। अब ये दो सारे एटम के अंदर मल्टीप्लाई करता है, तो इसलिए 2 इंटू 1 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी कितना है 2, तो पूरी रिएक्शन आपका इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा इजीली मेथड के अंदर। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो यह है कि सर हम रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्या रीजन है उसका। तो बच्चों इसके अंदर ध्यान रखना, अगर इसका आंसर आपको देना है तो ध्यान रखना वाई शुड वी बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, तो इसके अंदर ध्यान रखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड आपको करना है, जिसके वजह से आपको ये रिएक्शन बैलेंस करना जरूरी है। तो यानी टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसलिए आप रिएक्शन को सबसे पहले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करोगे, उसके बाद इसको बैलेंस करोगे। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना, उसके बाद इसको बैलेंस करना। जैसे अगर मैं सिंपल रिएक्शन यहां पर बताऊं Mg प्लस Cl2, तो इसके अंदर कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट हैं, तो आपके पास यहां पर अगर मैं साइड में निकालूं Mg नंबर 12 तो 282, इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी है Mg की जो वैलेंसी है वो कितना है बच्चों 2, और Cl नंबर कितना होता है जी 17, 287, 7 मतलब ये तो 4 से ज़्यादा आ जाएगा, तो 8 - 7 = x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितना है 1 और इसकी वैलेंसी कितना है 2। चलो इनको कंबाइंड कर देते हैं, तो Mg के नीचे कितना लिखेंगे आप, जितनी वैलेंसी Mg के नीचे लिख देंगे 2, और Cl के नीचे कितनी वैलेंसी है 1, इनको आप कंबाइंड करेंगे। कंबाइंड करने के बाद बच्चों यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा बता दो एक बार, तो Mg1Cl2, इसको यहाँ लिख लेंगे आप Mg1Cl2। 1 के लिए मैंने आपको बताया था ऑप्शन है, अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हैं और छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लास्ट के नंबर को आपको देखना है, लास्ट का नंबर आपके पास 2 है, 2 बता दो आपके पास ओड नंबर है इवन, तो आप कहोगे सर इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ओड से मल्टीप्लाई करना है। ओड नंबर आपके पास लोवेस्ट नंबर कौन सा है 1 2 1 3 5 7, इस तरीके के ओड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो अगर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो Mg कितना हो जाएगा 1, जो कि आपका ऑलरेडी बैलेंस है। Cl आपके पास कितना है 2, तो यहाँ पर भी आप 1 लगा दोगे। इसका मतलब यहाँ पर सिंपली आपको ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो ये सारे पार्ट हमने किसके डिस्कस किए बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आइए इसके अंदर कुछ और एग्जाम्पल का भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे
CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। तो बच्चों इसके अंदर जब इस स्पीसीज को आप कैटायन और एनायन की फॉर्म में लिखोगे तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और CO2 आपका एज इट इज है। तो आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से भी याद रखनी है कि CO2 और O2 नेगेटिव आपस में कंबाइंड होके बनते हैं CO3 2 नेगेटिव। कैसे? देखो CO2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसको जीरो मानेंगे आप। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो जीरो के अंदर अगर आप -2 को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों? -2। तो इसलिए कार्बन 1 था, आपने 1 लगा दिया। ऑक्सीजन 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, तो 3 लगा दिया। और चार्ज कितना है? 0 -2 मतलब कितना आ जाएगा? -2। इसको बोलते हैं कार्बोनेट। और कैल्शियम का चार्ज आपके पास कितना है? +2। अभी मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक प्लस और एक माइनस कंबाइंड होने के बाद अगर आपके पास 0 चार्ज बन रहा है, तो यहाँ पर देखो आपके पास +2 -2, तो 0 चार्ज आपके पास बन रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? CaCO3। तो आंसर क्या बन जाएगा? CaCO3। यानी अब इसके अंदर एक सिंपल सा नोट बन गया कि जब CO2 ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो हमेशा फॉर्म करता है आपका ये वाली स्पीसीज, जिसका नाम हमने अभी क्या बताया आपको? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। क्लियर है? अच्छा, अब इस CaCO3 की रिएक्शन अगर आप फर्दर H2O और CO2 से करा दो बच्चों, तो आप कैसे आंसर निकालोगे अपना? क्योंकि ये सिर का दर्द है आपके लिए कि सर ये इतने जब 3-4 स्पीसीज आपकी बनती है तो हमारा आंसर कैसे आएगा। तो इसको कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल सा तरीका देखो जरा। H2 और CO2 को आप कंबाइंड कर दो तो H आपके पास कितने हो गए? इसके अंदर 2, कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे बच्चों? 3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड मतलब ये आपको एसिड रेन के अंदर मिलता है। ये भी बात ध्यान रखना है कि एसिड रेन के अंदर कौन सा एसिड है, तो ध्यान रखेंगे सभी कार्बोनिक एसिड। अब जब कार्बोनिक एसिड है तो ध्यान रखना, इसको सपोज करो आपको ब्रेक डाउन करना है तो सिंपल से ऐसे ब्रेक कर लिया करो। H पर चार्ज प्लस का और HCO3 पर चार्ज कितना रख देंगे? माइनस का, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस 0 हो जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपका कंपाउंड ये बनेगा। और CaCO3 का अभी आपने स्प्लिट किया था तो ये बन जाएगा Ca2 प्लस और CO3 -2। देखो बच्चों, एक HCO3 तो आपके पास ये है, और अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर भी इनको कंबाइंड करूँ, इन दोनों को अगर आप कंबाइंड करोगे जी, तो यहाँ हाइड्रोजन है 1 प्लस का और CO3 है -K2, तो +1 और -2 तो आपके पास जो नेट चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा? देखो जब इसको आपने कंबाइंड किया HCO3, देखो ये है -2 और ये है +1, -2 +1 आपके पास बनता है -1। तो इसका मतलब आपके पास बाइकार्बोनेट के 2 ग्रुप पॉसिबल हैं और वो कैल्शियम 2 पॉजिटिव से सेटिस्फाइड हो सकते हैं, क्योंकि -1 -2 ये कितना है? +2 और -2 टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? 0। तो जरो यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला है कैल्शियम +2 और HCO3 पर चार्ज कितना है बच्चों? -1। मैंने सिंपल सा किया कि कैल्शियम पर चार्ज कितना है? +2, वो मैंने नीचे लिख लिया, और HCO3 पर चार्ज कितना है? -1, वो कितना लिख दिया मैंने? -1 इस तरीके से। अब इनको आप कंबाइंड कर देंगे, कंबाइंड करने के बाद कैल्शियम पर गया 1 और HCO3 एक पूरा ग्रुप है तो पूरे पर कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। तो बच्चों इस रिएक्शन का आंसर आपने निकाल लिया होगा कि CaHCO3 का होल ट्वाइज। और अगर इसका आंसर आपने निकाल लिया तो इसका नाम भी आपको निकालना आना चाहिए। तो नाम सिंपल सा तरीका आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। Ca का मतलब है बच्चों कैल्शियम, तो आप कैल्शियम लिख देंगे, और HCO3 के अंदर H आपका मतलब हाइड्रोजन है, H मतलब हाइड्रोजन, और CO3 हमने अभी लिखा है तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बताओ कुछ डाउट है क्या इसके अंदर? तो कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा Ca मतलब कैल्शियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट। अब कुछ चीज़ें इनका सेकेंडरी नेम
ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों इसको कभी कभी शॉर्टकट में अगर आपको लिखना है तो इसको सिंपल कैल्शियम बाई कार्बोनेट भी आप लिख सकते हैं। तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट आ जाए, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए, तो इस तरीके से आपको अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर लेना है। मेरे हिसाब से अब इसके अंदर कोई डाउट आपको नहीं है। साथ ही साथ मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि सर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो बच्चों ये ध्यान रखना, जो इधर आते हैं ना एरो के एकदम पीछे की साइड में जो होते हैं, जिसको आप टेल पार्ट बोलते हैं, तो ये आपके पास क्या होता है, रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट्स का पार्ट है। और ये आपके पास जो हेड पोजीशन पर होता है एरो के, ये होते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होगा जी और प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कर लिया फिनिश। अब चलते हैं अपने डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो यहां पर लिखेंगे सभी हेडिंग डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन के भी 3 पार्ट होते हैं और आपको तीनों ही पार्ट यहां पर डिस्कस कराएंगे। जैसे फर्स्ट वन पार्ट की अगर बात करें तो ये होता है बच्चों थर्मल डीकंपोजिशन। दूसरा अगर यहां पर बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन होता है। और अगर यहां फोर्थ वन की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस या फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन भी आप इसके अंदर बोल सकते हैं। 1 बाय 1 ये चीजें इस तरीके से आपकी चलती है। ठीक है, चलो, तो इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस, थर्मल डीकंपोजिशन। ठीक है, इसके अंदर हम 1 बाय 1 यहाँ पर अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। जैसे फोटोसिंथेसिस का दूसरा नाम अगर यहाँ पर आपको देखना है तो इसको फोटो केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो फोटोकेमिकल, फोटोसिंथेसिस सेंस आपके पास ये रहता है। चलो, अब थर्मल डीकंपोजिशन देखो, सबसे पहले वर्ड को समझो। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। तो यानी ऐसी रिएक्शन जो हीट से रिलेटेड है या हीट के अकॉर्डिंग डिकम्पोज हो जाती है, तो वो आपके पास बनता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। हीट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और भाई अपना मैथ का जो सिंबल है ना, जैसे ट्रायंगल, तो वो ऐसे भी बना सकते हो। ये मेरा ट्रायंगल थोड़ा सा सही नहीं बना, दोबारा बनाएंगे इसको सभी बच्चे इस तरीके से। ठीक है, ये हीट का सिंबल होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों CaCO3, इसी एग्जाम्पल को ले लें, हीट का साइन लगा दोगे तो ये बन जाएगा CaO प्लस CO2। अब गैस है तो एरो भी आपको लगाना है ऊपर की साइड में। ठीक है, अब जो बोर्ड की 2 फेमस रिएक्शन है वो मैं आपको डिस्कस करा देता हूं। जैसे FeSO4 का जब आप डिकम्पोजिशन करते हैं तो यहां पर समझेंगे, नॉर्मली जो बोर्ड के अंदर डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है वो नॉर्मली ये लास्ट की 2 पूछी जाती है, जिनका सिंपल सा मैं तरीका बता देता हूँ कि डिकम्पोजिशन जैसा आप करोगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो Fe यहाँ पर जो डिकम्पोज होगा वो फॉर्म होगी आपकी Fe2O3, और SO4 जो आपका डिकम्पोज होता है वो 2 अलग अलग पार्ट में होता है, SO2 गैस और SO3 गैस के अंदर। तो बच्चों ये डिकम्पोजिशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके अंदर Fe2O3 आपके पास होता है फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड का जो कलर आपके पास होता है वो रेडिश ब्राउन आपका होता है, जबकि FeSO4 का कलर आपके पास ग्रीन है। तो कलर का भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको रखना है। तो यहां पर इस तरीके से डिकम्पोजिशन में बनेगा। अब इसका शॉर्टकट तरीका,
SO4 आपका दो अलग अलग पार्ट के अंदर स्प्लिट होता है, SO2 एंड SO3। तो यहां पर की पॉइंट से नोट्स बना लेंगे आप। चलो अगर दूसरी डिकम्पोजिशन की बात करें तो यहां पर मैंने लिया 2Pb NO3 होल ट्वाइज। ये लास्ट ईयर के पेपर में था आपका क्वेश्चन। तो यहां पर PbNO3, देखो NO3 कन्वर्ट होता है NO2 के अंदर, तो यहां पर बन जाएगा 2PbO 4NO2 और प्लस O2 गैस। देखो यहां नंबर ऑफ नाइट्रोजन आपके पास कितना है 1, लेकिन यहां ट्वाइस लग रहा है तो मल्टीप्लाई 2, सामने भी 2 लग रहा है तो इंटू 2, तो नाइट्रोजन आपके पास इस साइड में कितने हैं 4, इसलिए यहां 4NO2 बाहर निकला। बाकी बैलेंस के लिए है तो इसका नाम होता है लेड नाइट्रेट और ये होता है लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका डिकम्पोजिशन का थर्मल पार्ट इतना आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो NO2 है, NO2 का जो आपके पास कलर होता है वो ब्राउन रिंग टेस्ट भी इसको बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कलर इनके पूछ लेता है। तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन क्लियर हुआ। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको केवल एक या दो ही रिएक्शन डिस्कस करनी है। सिंपल सी है कि जैसे 2H2O अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइसिस में करेंगे, सपोज करो मैंने इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास की, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन में बनती है 2H2 गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये एक या दो आपको इसके अंदर इस तरीके के एग्जाम्पल को देख लेना है। फोटोकेमिकल के अंदर दो ही रिएक्शन है, जैसे 2AgCl। ठीक है, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको सनलाइट, क्योंकि जो फोटॉन्स होते हैं वो आपके सनलाइट के अंदर ही होते हैं। तो ये ध्यान रखना, 2AgCl जब सनलाइट के अंदर डिकम्पोज होगा तो ये बनेगा 2Ag और प्लस Cl2 गैस। वैसे अगर 2AgBr को आप डिकम्पोज करोगे सनलाइट की प्रेजेंस में, देखो सनलाइट भी लिख सकते हैं और सनलाइट के अंदर फोटोन है, तो फोटोन का सिंबल क्या होता है H, ऐसे सिंबल से लिख देना आपको। तो ये बन जाएगा 2Ag प्लस Br2 गैस। और ध्यान रखना ये दोनों कंपाउंड का यूज भी पूछ लेता है कि इनका यूज कहाँ होता है, तो ध्यान रखना फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर। फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है आपकी उसमें ये यूज होते हैं। पहले जब आप फोटो वगैरह खींचते थे तो उसके अंदर फोटो के नेगेटिव निकलते थे, उसी को बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, तो ये भी आपका पार्ट अच्छे से कवर हो गया। नेक्स्ट वन है बेटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको करा रहा हूं तो यहां पर ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन एलिमेंट, कौन मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। तो सबसे पहले वो तरीका आपको सीखना है। तरीके का मतलब आपको याद होनी चाहिए बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगी पेज नंबर 45। इस पेज नंबर पर जब आप जाओगे तो वहां पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बता दी जाए ताकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज ही याद हो जाए पहले। तो रिएक्टिविटी सीरीज के लिए आपके पास सिंपल सा मेरे साथ नोट्स बनाओ। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, instead try learning how copper save
गोल्ड। ठीक है बच्चों, तो प्लीज का मतलब है यहां पर पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, मी का मतलब होता है यहां पर मैग्नीशियम, ए का मतलब है एल्यूमिनियम, सी का मतलब आपके पास है कार्बन, और जिंक मतलब जैबरा, जिंक, इंस्टेड मतलब आयरन, ट्राई मतलब टीन, लेड, लर्निंग का मतलब लेड है, और हाइड्रोजन, और कॉपर, और बच्चों सिल्वर, और देन गोल्ड। अब यहां पर आपको केवल सिंबल से समझना है कि सिंबल इनके क्या होते हैं। तो पोटेशियम का के है, Na है, Ca है, Mg है, Al है, कार्बन है, जिंक है, आयरन Fe है, टीन Sn है, लेड Pb है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, और फिर बच्चों सिल्वर Ag है, और गोल्ड आपके पास Au है। अगर इसके अंदर आप यहाँ पर देखोगे तो जो सबसे ऊपर होता है इसको बोलते हैं मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, और ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। यानी इसका सेंस डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपका मोर रिएक्टिव स्पीसीज लेस रिएक्टिव स्पीसीज को डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर यहां पर हम डिस्कस करेंगे तो बच्चों Cu प्लस FeSO4 क्या प्रोवाइड करेगा आपको, और Fe प्लस CuSO4। साथ के साथ एग्जाम्पल कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखो इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो दो ही टाइप के एलिमेंट है फर्स्ट रिएक्शन के अंदर, कॉपर और Fe। भाई हमने आपको ये बता दिया कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए। जैसे तो इसके अंदर एक तो सिंगल मेटल है और एक मेटलिक कंपाउंड है जो किसी के साथ अटैच है। तो ध्यान रखना, जो आपके पास सिंगल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर Fe और Cu में बता दो जरा, यहाँ टेबल के अकॉर्डिंग Fe Cu में जो Cu से ऊपर आ गया तो वो समझ लो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर से ऊपर आपके पास Fe है तो Fe क्या है, मोर रिएक्टिव। Fe क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा, और Cu आपके पास क्या है, लेस रिएक्टिव। तो यहां पर तो कंसेप्ट बन रहा है कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, और हो भी रहा है। तो इसलिए यहां पर रिएक्शन में आंसर बनेगा FeSO4 प्लस Cu। लेकिन अगर मैं पहली रिएक्शन की बात करूं तो पहली रिएक्शन में ये तो मोर रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो बच्चों यहां पर देखो सिंगल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि इसके अंदर उल्टा हो गया। तो सिंपल यहां पर आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन जब आपके पास ये गुरु मंत्र रहेगा, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपके माइंड में रहेगी तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर मैं आपको कराऊं तो उसका नाम है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है, बहुत पूछी जाती है। तो जब रेलवे ट्रैक के अंदर कोई भी डैमेज है या नया आपको ट्रैक उसके अंदर ऐड करना है, जोड़ना है, तो वहाँ पर आप थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हैं। तो बच्चों थर्माइट रिएक्शन के अंदर आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पर क्या होते हैं, Al प्लस Fe2O3। Al और Fe2O3 की रिएक्शन आपस में होगी तो Al आपके पास ये है, Fe है। बताओ कौन रिएक्टिव है।
जो ज़्यादा है सर ऊपर हाइट पर वो मोर रिएक्टिव और जो नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव। तो एल आपके पास मोर रिएक्टिव हो गया और एफ आपके पास क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ पर आप ये आपस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट होने के बाद आपके पास यहाँ जो आंसर बनेगा, देखो एल ऑक्सीजन के साथ बनाता है Al2O3 और एफ आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ बैलेंस के लिए एल आपने 2 यूज किए तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 100% लिख लेना, पेपर के अंदर आएगी। तो यहाँ पर थर्माइट रिएक्शन के अंदर आपका ये वाले तो प्रोडक्ट हैं और ये आपके रिएक्टेंट हैं। होप यू अंडरस्टैंड। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो आपका सिंपल सा कंसेप्ट है इसके अंदर, वो यहां पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयन का आपस में फेरबदल होगा, बाकी और कुछ नहीं है। यानी यहां पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज की कोई नीड नहीं होगी। तो जब नीड नहीं है तो उसको आपको याद नहीं करना है इस वाले केस के अंदर। जैसे एग्जांपल देखो, BaCl2 प्लस Na2SO4। अब देखो बच्चों इसके अंदर क्या बनेगा। देखो यहां पर अगर इसको ब्रेक करना है और आपको कोई चार्ज याद नहीं है तो सिंपल सा तरीका है, Ba के यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1 है और SO4 पूरा ग्रुप होता है तो ये भी 1 है। तो बच्चों Ba का जो नंबर है वो Cl के नीचे लिख दो और Cl का जो नंबर है वो Ba के नीचे लिख दो। आपने लिख दिया। तो यहां से आप पता कर सकते हो, क्योंकि Cl आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, इसलिए यहां पर लगा दोगे माइनस और बाकी पर लगा दोगे प्लस। या जो मेटल है वो पॉजिटिव और जो नॉन मेटल है वो नेगेटिव। ऐसे Ba का चार्ज निकाल लिया और Cl का चार्ज आपने निकाल लिया। NaSO4 के अंदर देखो, Na आपने अलग से लिखा, SO4 देखो Na के पास जो नंबर है वो SO4 के नीचे लिख दो और SO4 का जो नंबर है वो Na के सामने लिख दो। लिख दिया आपने। इनके अंदर मेटल बता दो कौन सा है, तो मेटल आपके पास है Na, तो ये प्लस और ये माइनस। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर आयन का एक्सचेंज होगा, यानी इसका जो माइनस है वो प्लस से रिएक्शन कर लेगा और इसका जो प्लस है वो माइनस से रिएक्शन कर लेगा। तो Na प्लस है, Cl माइनस है, प्लस माइनस 0 बन रहा है क्या, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास एक तो NaCl बन सकता है, Ba पर भी 2 प्लस, SO4 भी -2, +2 -2 0 बन रहा है क्या, तो यहाँ पर बन जाएगा BaSO4। और जब यहाँ पर बैलेंस की बात आएगी तो Cl भी 2 है, Na भी 2 है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दोगे 2NaCl। और BaSO4 का नाम होता है बेरियम सल्फेट और ये अपने आप में एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। प्रेसिपिटेट वो होता है जो वाटर इंसोल्यूबल है। तो ध्यान रखना, BaSO4 आपका वाइट कलर का बनता है। अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर जा करके आप रिएक्शन परफॉर्म भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है जी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना पेपर आपका अधूरा है, जिसके 3 से 5 नंबर फिक्स है, बोर्ड इसको कभी छोड़ नहीं सकता और ये पास कराने का एक गुरु मंत्र है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन पर अब हम बात करेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास बच्चों ध्यान से समझना है, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक आपके पास होगा जी ऑक्सीडेशन और दूसरा होगा बच्चों रिडक्शन। आज तुम्हारी रिडॉक्स रिएक्शन की प्रॉब्लम भी हम दूर कर देंगे। एक बार जरा कंसेप्चुअल तरीके को सीख लेना है आपको। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो अगर आप ऑक्सीडेशन को अच्छे से कवर कर लोगे तो रिडक्शन ऑफ आर मतलब रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन कर दो बच्चों, तो यही आपका रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन। तो यहां पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन भी शो करना है, रिडक्शन भी शो करना है। कोई इस तरीके के एग्जाम्पल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ये तो आप सब पढ़ते हैं बुक के अंदर तीनों पॉइंट, लेकिन अगर आप इस लास्ट पॉइंट को कवर कर लोगे तो सारे आंसर आप निकाल लोगे। नहीं तो आपको ये रटना कि कहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कहाँ हाइड्रोजन हट रहा है, ये चीज़ें आपको नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे Mg प्लस O2, तो ये बताओ क्या बनाएगा, MgO। बैलेंस के लिए 2 लगा दें। तो क्या यहाँ Mg के अंदर ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है? तो आप बोलोगे यस सर, ये ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है। तो ये आपका बन जाएगा जी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहां से हाइड्रोजन आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर यहां पर हाइड्रोजन को आप समझोगे तो 2NaH अंडर हीटिंग 2Na प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन बाहर निकल गया NaH से, तो ये आपका रिडक्शन का पार्ट है। रिडक्शन किसका हो रहा है, NaH का। किस फॉर्म में, Na में, ठीक है। तो ये ध्यान रखें Na आपके पास। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे Na